हेलो गाइस, वेलकम टू हॉरर मूवीज इनसाइड। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2021 में रिलीज हुई हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिबुक। इसे डायरेक्ट किया था जय कृष्णन ने। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है मॉरिशस नाम के टाउन से। यहाँ पर एक यहूदियों के फ्यूनरल की मौत हो जाती है और उन्हीं की मौत के साथ अब यहाँ के सभी यहूदी खत्म हो गए थे। अब इसी यहूदी के घर में एक आदमी हमें नजर आता है जिसे एंटिक चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो उस यहूदी के घर में जाकर कुछ एंटिक चीज़ें ढूंढने लगता है तो वहाँ पर उसे बॉक्स मिलता है जो कि डिबुक बॉक्स था। वो उस बॉक्स को वहाँ से खरीद कर अपने शॉप में रख देता है। अपने शॉप के एक वर्कर को रात के वक्त नाइट शिफ्ट के लिए उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहकर वो खुद चला जाता है। अब ये वर्कर उस शॉप में कुछ डरावनी चीज़ों को महसूस कर रहा था। जब वो जाकर देखता है उसे उसी बॉक्स से वो आवाज़ आ रही थी। जब वो उस बॉक्स के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ की सभी चीज़ें हिल जाती है। जब वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है तो उसके साइड का शीशा अपने आप ही टूट जाता है और अगले ही पल में उसे एक स्पिरिट बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब इस केस की तहकीकात करने के लिए इंस्पेक्टर रियाज वहाँ पर पहुँचते हैं और रियाज जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही झटका लगता है क्योंकि उसे किसी ने इतनी बेरहमी से मारा था जिसका कोई यहाँ पर निशान भी नहीं और उसे किसने मारा है ये अब तक पता नहीं। अगले सीन में हम सैम और माही को देखते हैं। सैम और माही ने अभी अभी इंटरकास्ट मैरिज की थी और उसी वजह से शायद ही माही के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अभी अभी माही का मिसकैरेज हुआ था, उसी वजह से शायद ही माही बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रही थी और उसी वजह से सैम ने अब उसकी जॉब का ट्रांसफर मॉरिशस में करवाया था और यही बात सैम माही को बताता है। लेकिन माही को इस शहर से बड़ा लगाव था क्योंकि उसका बचपन यहाँ पर बीता था। लेकिन सैम को ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह को छोड़कर अगर दूसरी जगह जाएगी तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करने लगेगी। तो उसी वजह से वो दोनों मिलकर अब यहाँ से निकलने का फैसला लेते हैं। यहाँ पर मैं सैम के बारे में बताऊँ तो ये मॉरिशस इस वजह से आया था क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ मात्रा में ही अगर पानी में मिक्स हो गए तो यहाँ की पूरी पॉपुलेशन को ही वो खत्म कर सकता है। यानी कि उस एलिमेंट से यहाँ की लोगों को धोखा है। उस वजह से सैम के पास उन म्यूटेंट को रखने के लिए बहुत ही टाइट सिक्योरिटी दी गई थी जिसके सारे पासवर्ड और सारे सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ सैम को ही पता थे। अगले सीन में हम सैम को उसके पार्टनर के साथ देखते हैं। उसका पार्टनर उसे बोलता है कि कुछ दिनों के लिए उसे टाउन से बाहर जाना था और उसी वजह से अब कंपनी का सारा कारोबार सैम को अकेले ही संभालना होगा। अगले सीन में जब सैम घर पर पहुंच जाता है तब उसे अपने घर की एक नई मेड को देखकर बहुत ही अजीब फील होता है। लेकिन बाद में जब वो मियाँ से पूछता है कि तुम्हें ये घर, तब उस पर माही उसे जवाब देती है कि उसी वजह से उसने घर को सजाया। सुबह जब वो दोनों भी जॉगिंग के लिए चले जाते हैं तब उनकी मुलाकात उनके नेबर मिलिंद से होती है और ये मिलिंद अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसका नाम दक्षिणा है। इस दक्षिणा के डॉग के साथ इस माही की बहुत अच्छी बनने लगती है। सैम अब जब ऑफिस जा रहा था तभी उसे फादर गैब्रियल की कॉल आती है। फादर गैब्रियल उनके पिछले घर के पुराने गार्डियर थे और वो पहले से ही उनके साथ रहा करते थे और उसी वजह से वो यहाँ पर भी उनके साथ रहने के लिए आ रहे थे। अगले दिन जब माही घर में अकेली होती है तो उसे घर में कुछ अजीब डरावनी आवाजें आती है। तो यहाँ पर हम फिर से उसी डिब्बे को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। असल में उसी शॉप में से कल ही माही ने इस डिब्बे को खरीद कर वो घर पर ले आई थी। माही उस डिब्बे के पास जाकर जब उस पर जो लिखा है वो देखने की कोशिश करती है और अगले ही पल में जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो हम देख पाते हैं कि उसके आसपास की चीजें अपने आप ही हिलने लगती है। अब माही को उसके अंदर एक खून से भरी हुई बोतल मिलती है और साथ ही में एक कपड़े में कुछ बाल मिलते हैं। बॉक्स के अंदर उसे अब एक शीशा नजर आता है जिसके पीछे एक होल था। जब माही इस होल के अंदर देखने की कोशिश करती है तभी उसमें से एक स्पिरिट बाहर निकलकर उसके अंदर चली जाती है। यानी कि अब उस डिबोक ने माही को पजेस कर लिया था। शाम को जब सैम घर पर आता है तो माही उसे बिल्कुल भी बात नहीं करती लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देता है।
आज सुबह जब माही उस डिब्बुक के सामने जाकर बैठ जाती है तभी सैम उसे बोलता है कि आज सुबह तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें मैंने बहुत बार उठाया तब तुम उठी नहीं, और अब जब उठी हो तो इस बॉक्स के सामने आकर बैठी हो। लेकिन फिर भी माही इस बार भी उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। अगले दिन जब माही घर में अकेली थी तब उसे घर में उसके बावजूद भी किसी की प्रेजेंट फील होती है, जिस वजह से माही थोड़ी सी डर जाती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तब उसे वहाँ पर एक फीमेल घोस्ट नज़र आता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा डरा देता है और उसके हाथ पर एक निशान दे जाता है, जिस वजह से वो तुरंत सैम के ऑफिस पहुंच जाती है। सैम को वो बताती है कि उस प्रेत ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब सैम उसका हाथ देखता है तो उसे वहाँ पर वो स्क्रैच नजर नहीं आते। उस वजह से सैम भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। सैम को तो यही लगता है कि माही का अभी अभी मिसकैरेज हुआ था और उसी वजह से माही परेशान रहती है। सैम उसे समझाकर फिर से वापस घर भेज देता है। इस रात जब माही और सैम रेस्ट कर रहे थे तभी सैम को अपने ऊपर ढकी हुई चादर कोई खींचता हुआ फील होता है, लेकिन जब सैम बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल में सैम को एक परछाई एक रूम में से दूसरे रूम की ओर भागती हुई नजर आती है। सैम जब उसका पीछा करता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन अगले ही पल में सैम अपने आप ही नीचे गिर जाता है और वो इतनी जोर से नीचे गिरा था कि उस वजह से माही को जग जाना चाहिए था, लेकिन माही तो बहुत ही गहरी नींद में थी। सैम को ऐसा लगता है कि उसके घर में कल रात चोर आए थे। उस वजह से सैम रियाज नाम के उसी इंस्पेक्टर को घर पर बुलाता है ताकि वो तहकीकात कर सके, और साथ ही में वो रियाज को अपनी परेशानी शेयर करते हैं कि अब दिन ब दिन माही बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर करने लगी है। कल रात जब वो इतनी ज़ोर से ऊपर से नीचे गिरे तभी भी माही उसके आवाज़ों से वहाँ पर नहीं पहुँची। खैर, अगले दिन जब सैम गैब्रियल को लाने एयरपोर्ट जाते हैं तो इधर माही को फिर से वही फीमेल घोस्ट आकर हॉन्ट करती है। दूसरी तरफ हम सैम के घर में अब फादर को देखते हैं, जिन्हें इस घर में कुछ बुरे प्रेत का प्रेजेंस फील होता है। जब वो उस घर के अंदर जाकर सभी और झांक कर देखते हैं तो वो उस बॉक्स के पास जाकर रुक जाते हैं और उन्हें उस बॉक्स के पास बहुत ही निगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। जब सैम घर पर पहुंच जाता है तो उसे माही घर में कहीं पर भी नजर नहीं आती और अगले ही पल में हम माही को एक बेसमेंट में बेहोश पड़ा देखते हैं, जिसे लेकर सैम अगले ही पल में हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर यही बताकर उन्हें वापस भेज देते हैं कि शायद ही इसकी बीपी लो हो चुकी थी, लेकिन बात तो इससे भी गहरी थी, वो हमें आगे पता चलेगी। फादर सैम को समझाते हैं कि तुम्हारे घर में एक डिबुक बॉक्स है जो कि नॉर्मल नहीं है, और इस बार फादर सैम को डिबुक का मीनिंग भी बताते हैं कि डिबुक एक ऐसा बॉक्स होता है जिसे डिसैटिस्फाइड शरीर की आत्मा को कैद करने के लिए यूज किया जाता था, और ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ यहूदी करते थे, और शायद ही हमने इसी वजह से स्टार्टिंग के सीन में ही उसी यहूदी के घर में इस बॉक्स को पहली बार देखा था। अब आगे फादर बोलते हैं कि उसी वजह से हमें इस बॉक्स को कभी भी खोलना नहीं चाहिए, और जिस किसी ने इसे खोलने की कोशिश की या फिर खोला है उसी को ये डिबुक पजेस कर लेता है। उस पर सैम बोलता है कि क्यों ना मैं इस बॉक्स को ही फेंक दूं, लेकिन उस पर फादर उसे बताते हैं एक बार डिबुक इस बॉक्स से आज़ाद हो चुका तब उसका इस बॉक्स के साथ कोई वास्ता नहीं रहता। अब अगर तुम इस बॉक्स को फेंक भी दोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अब फादर उस बॉक्स पर लिखी हुई बातों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि शायद ही उस वजह से वो माही को ठीक कर सके, लेकिन उस पर जो लिखा था वो तो फादर को भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वजह से एक प्रोफेसर के पास वो उस लिखावट को प्रिंट कर कर भेज देते हैं। तब वो प्रोफेसर उन्हें जवाब में बताता है कि जिस डिबुक की तुम बात कर रहे हो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, और इस पर जो लिखा है वो एक हिब्रू भाषा में लिखी गई हुई बात है जो कि एक रिचुअल के दरमियान लिखी गई थी। अब इसके बारे में इतना डीप तो सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग ही जानते थे, और अब जबकि मॉरिशस के सभी यहूदी तो हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था कि उसकी मौत के बाद सभी यहाँ के खत्म हो चुके थे, और उसी वजह से ये प्रोफेसर अब उन्हें दूसरे टाउन के एक रबाई बेंथामी नाम के यहूदी का पता उन्हें देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी अगर मदद कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रबाई ही है। सैम रबाई के घर पर अगले ही दिन में पहुंच जाता है। रबाई के पास पहुंचते ही रबाई उन्हें बताते हैं कि डिबुक से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक डिबुक को कोई ओपन नहीं करता तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, और डिबुक सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन में लोगों को पजेस करता है। सबसे पहली, अगर कोई मेंटली बीमार हो तो वो उसे पजेस कर सकता है, और दूसरी, किसी ऐसे शरीर को वो पजेस कर सकता है जिससे कि उसकी आत्मा जुड़ी ना हो। अब ऐसा कौन हो सकता है? अगर सोचे तो न्यूबॉर्न बेबी, क्योंकि उनकी बॉडी का उनकी आत्मा से कोई जुड़ाव नहीं होता।
तो उसी वजह से ये जाहिर ही है कि डिबुक सिर्फ और सिर्फ मेंटली बीमार आदमी को पजेस कर सकते हैं या फिर न्यूबॉर्न बेबी को। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम रबाई के बेटे को देखते हैं जिसका नाम मार्कस है और आगे चलकर यही मार्कस इस मूवी को अंजाम देता है। अगले ही पल में सैम को माही का कॉल आता है जहाँ पर माही उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसी वजह से सैम काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में रबाई सैम को बताता है कि तुम्हारे बच्चे को डिबुक ने पजेस किया है। एक बच्चे की आत्मा ही काफ़ी देर तक उसके शरीर से नहीं जुड़ पाती और वो बच्चा जो डिबुक से पजेस हुआ हो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। सैम ये सारी बातें सुनने के बाद तो और भी परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सैम माही से इन बातों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। अगले सीन में हम सैम को फादर के साथ बातें करते हुए देखते हैं तो फादर यहाँ पर सैम को बताते हैं कि रबाई तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गए थे, लेकिन जब तुम वहाँ से निकल आए उसके तुरंत बाद ही रबाई की मौत हो चुकी है और उसी वजह से हमारा अब आखिरी जरिया भी खत्म हो गया है। लेकिन सैम रबाई के घर पे पहुंचते ही उसके बेटे मार्कस से जाकर मिलता है और मार्कस को बोलता है कि अब तुम्हें ही मुझे उस डिबुक से बचाना होगा। उस पर मार्कस सैम को बोलता है कि मैं अभी उस डिबुक से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ रिसर्च करनी है ताकि मैं उस डिबुक को हरा सकूँ। तब तक तुम एक लॉकेट को अपने पास रखो जिस वजह से कि उस डिबुक की पावर से तुम बच सको, क्योंकि अब तो सैम को ही सब कुछ हैंडल करना था, माही को भी और उस डिबुक से पजेस हुए उसके बच्चे को भी। मार्कस उसे और भी एक बात बताता है कि डिबुक रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उसी वजह से सैम घर पहुंचते ही घर के सारे शीशों को तोड़ देता है। अगले सीन में सैम डिबुक के बारे में इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करता है तो जब पीछे से माही उसे बुलाती है तब हम देख पाते हैं कि आगे डेस्कटॉप में एक शैतान की पिक्चर अपने आप ही हिलने लगती है। इस बार माही सैम से पूछती है कि तुमने घर के सारे शीशे क्यों तोड़ दिए। उस पर सैम उसे बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी बच्चे की हिफाजत के लिए कर रहा है। उससे माही को बहुत अच्छा लगता है। इधर मार्कस भी तरह तरह की रिसर्च कर रहा था ताकि वो उस डिबुक को खत्म कर सके। अगले दिन जब माही और सैम पार्क में चले जाते हैं तब उन्हें फिर से दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का डॉग इससे पहले माही से बहुत इंटीमेट था, लेकिन इस बार वो डॉग माही पर ही भौंकने लगता है। उस पर माही उसे बहुत ही डरावनी नजर से घूरने लगती है। तब वो डॉग अपने आप ही शांत हो जाता है, जिसे देखकर दक्षिणा काफी चौंक जाती है। रात को जब सैम की नींद टूट जाती है तब उसे अपने साइड में माही नजर नहीं आती। जब वो घर में माही को ढूंढता है तो उसे माही कहीं पर भी नजर नहीं आती, लेकिन घर के बाहर एक वॉल पर बहुत ही डरावनी तरीके से माही एक हाथ में खून से सना हुआ बैग लेकर और दूसरे हाथ में सैम का आइडेंटिटी कार्ड लेकर एक वॉल पर चल रही थी। जब सैम उसे बात करने की कोशिश करता है तो अगले ही पल माही वहां से छलांग लगाकर नीचे गिर जाती है और सैम से वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल में उसके सामने मार्कस आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से माही वहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर जब मार्कस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब उसे जवाब मिलता है कि वो इब्राहिम इजरा है। इतना सुनने के बाद ही मार्कस उसके सर पर उंगली रखकर उसे शांत कर देता है। माही के हाथ में जो बैग था जो कि खून से सना था, उसमें उसी डॉग का सर था जो कि उस पर सुबह भौंक रहा था। माही ने उसे मारकर वो उसे अपने साथ लेकर वो उस वॉल पर घूम रही थी। बाद में सैम और मार्कस माही को घर में लाकर सुला देते हैं। अगली सुबह मार्कस माही से पूछकर उस शॉप में चला जाता है और उस शॉप के ओनर को पूछता है कि तुम्हें ये डिबुक का बॉक्स कहाँ से मिला। उस पर ये ओनर उस आखिरी यहूदी का घर बताता है। उस घर तक पहुँचते ही मार्कस को बहुत ही अजीब वाइब्स आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे पंछी आकर बहुत शोर मचाते हैं, जिस वजह से कि मार्कस को पता था कि ये डिबुक की स्पिरिट यहीं से उस बॉक्स के साथ बाहर गई है, जिसका राज यहीं कहीं पर था। अब जब मार्कस उस घर में चला जाता है तब उसे वहाँ पर एक किताब नजर आती है जो कि एक डिबुक के साथ हमेशा होती थी। यानी कि जब उस शॉप के ओनर ने उस बॉक्स को वो ले गया तब उसके साथ एक बुक भी थी जो कि डिबुक की कहानी रिवल करती है। इस बार जब वो उसी डिबुक की क्या कहानी है ये ढूंढने के लिए वो किताब यहाँ से ले जा रहा था, तभी उस पर एक पसेस
डीमन हमला कर देता है, लेकिन जब वो उस लॉकेट को उसे दिखाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें डिबुक की कहानी पता चलेगी। मार्कस जाकर उस किताब को खोलता है जहाँ पर हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर पता चलता है, जो कि इब्राहिम इजरा था। असल में इब्राहिम एक नोरा नाम की लड़की से प्यार करता था और ये नोरा एक क्रिश्चियन समाज की थी और ये इब्राहिम एक यहूदी था, और उसी वजह से इन दोनों का रिश्ता किसी को भी मंजूर नहीं था। देखिए, जैसे कि ये इंटरकास्ट है, उसी तरह से माही और सैम भी इंटरकास्ट है। ये एक लिंक है और उसी वजह से शायद ही इस डिबुक ने इस माही को पजेस किया। एक दिन इब्राहिम इजरा से नोरा प्रेग्नेंट हो जाती है और ये सारी बातें इब्राहिम के फादर को पता चल जाती है। इब्राहिम के फादर एक कट्टर यहूदी हुआ करते थे जिसे काला जादू भी आता था, लेकिन इब्राहिम को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इब्राहिम चाहता था कि वो नोरा से शादी करे, लेकिन इब्राहिम के फादर को जब ये बातें पता चल जाती है तो इब्राहिम के फादर उसे इस टाउन से ही बाहर निकाल देते हैं। इधर नोरा बहुत दिनों तक इब्राहिम की याद में उसकी राह देखती है और कुछ दिनों के बाद ही नोरा के घर वालों को पता चल जाता है कि नोरा प्रेग्नेंट है, और उसी वजह से वो नोरा को हमेशा एक रूम में बंद करवा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद जब नोरा को इब्राहिम का खत मिलता है तो उसमें इब्राहिम ने ये लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं फिर से वापस कभी नहीं आऊँगा। उस वजह से नोरा पूरी तरह से टूट जाती है और अगले ही दिन में वो फांसी लगवाकर अपने बच्चे के साथ खुद मर जाती है। अगले दिन जब नोरा के फादर उस इब्राहिम के खत को पढ़ते हैं तब उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने सुसाइड इब्राहिम की वजह से किया था, और उसी वजह से नोरा के फादर उसके मोहल्ले के सारे लोगों को लेकर इब्राहिम को मारने के लिए उस यहूदी के घर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इब्राहिम अपने फादर के साथ शहर छोड़कर जाने ही वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही नोरा के फादर उसके साथियों के साथ इब्राहिम की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। उसी वजह से इब्राहिम काफ़ी जख्मी हो जाता है। इब्राहिम के फादर उसे हॉस्पिटल में तो ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसे बताया जाता है कि उसका बेटा अब सांसें लेने तक ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे इतना मारा है कि अब उसके जिंदा रहने के बहुत कम चांसेस है। उस वजह से अब इब्राहिम के फादर के सर पर खून सवार हो जाता है। उसे इस टाउन के सारे लोगों से अब बदला लेना था, और उसी वजह से वो खुद के ही बेटे को मारकर उसी डिबुक में इब्राहिम की आत्मा को कैद करवा कर रखता है, ताकि जब यहूदियों के सारे लोग खत्म हो जाएंगे तब उसके बाद ये इब्राहिम का प्रेत इस डिबुक से बाहर निकलकर इस पूरे टाउन को खत्म कर देगा, इस पूरे मॉरिशस का खात्मा कर देगा, जिस वजह से कि वो इन सारे लोगों से एक साथ बदला ले पाएगा। बाद में वो अपने बेटे को एक समुंदर में फेंक देता है, क्योंकि इस एक्सॉर्सिज्म में वो ना ही तो उस प्रेत को जला सकता था और ना ही तो उस प्रेत को दफना सकता था। उस डिबुक में उसकी आत्मा चले जाने के बाद वो उसके शरीर को समंदर में जाकर फेंक देता है, और लोगों को शक ना हो इसी वजह से वो इब्राहिम का एक प्लास्टिक का पुतला बनवा कर उसे ही लोगों के सामने दफन करवा देता है, ताकि किसी को भी उस पर शक ना आए। जो रिचुअल इब्राहिम के फादर ने किया था उसे हिब्रू भाषा में कबाला कहते हैं। अब डिबुक को ऐसे आदमी की तलाश है जो कि इस पूरे आयरलैंड को, यानी कि इस पूरे मॉरिशस को ही खत्म कर सके। मार्कस इस डिबुक की ये कहानी पढ़ने के बाद फादर को जाकर बताता है कि माही को जो फीमेल घोस्ट दिखाई देता है वो किसी और का नहीं बल्कि नोरा का था, और ये नोरा ही माही को आगाह कर रही थी कि वो इस टाउन को बचा सके। यानी कि यहाँ पर ये नोरा हेल्प कर रही है ताकि ये डिबुक इस पूरे टाउन को खत्म ना कर सके। अब अगले सीन में हमें यहाँ पर मार्कस, फादर और रियाज एक साथ नजर आते हैं। यहाँ पर मार्कस उन्हें बताता है कि इस आयरलैंड की सुरक्षा करने के लिए हमें जल्द से जल्द उस डिबुक को खत्म करना होगा, क्योंकि अब डिबुक सिर्फ और सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे आयरलैंड को ही खत्म करने वाला है, और उसके लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है रिचुअल का। और ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन पर किया जा सकता है, जो कि यहूदियों का खास दिन होता है, क्योंकि उस दिन उस डिबुक को हम कमजोर कर कर उसे मार सकते थे। लेकिन ये रियाज तो एक पुलिस वाला ठहरा, उस वजह से ये प्रूफ मानता है कि तुम जो कुछ भी कहानी बना रहे हो ये सच है या फिर नहीं। तो उसे प्रूफ देने के लिए अब वो लोग चले जाते हैं इब्राहिम इजरा की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर वही प्लास्टिक वाला पुतला नजर आता है जो कि इब्राहिम के फादर ने रखवाया था।
उस पर से इस पुलिस वाले को उस पर यकीन हो जाता है। उस वजह से मार्कस की कहानी पर रियाज यकीन करता है। अब जब ये कार से गुजर रहे थे तभी वहाँ पर गैब्रिएल आकर इनको बताता है कि जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। तुम फौरन 10 यहूदियों को लेकर तुरंत रिचुअल के लिए तैयार हो जाओ। हमें जल्द से जल्द रिचुअल करना होगा क्योंकि वो डी बुक अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है। अब यहाँ पर मूवी के सारे पन्ने खुलेंगे। असल में माही पजेस नहीं थी। माही का पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। यहाँ पर माही नहीं बल्कि सैम पजेस है, क्योंकि जिस तरह की उस डिबुक का बदला तो मॉरिशस को खत्म करने से होगा और मॉरिशस को खत्म करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सैम के पास है, क्योंकि सैम के पास वो म्यूटेंट है जो कि उसके अंडर में है और पल भर में ही सैम उस म्यूटेंट को पानी में मिक्स कर पूरे आयरलैंड को तबाह करने की क्षमता रख सकता था। उसी वजह से ये डिबुक माही के अंदर नहीं बल्कि सैम के अंदर था। असल में माही के अंदर स्टार्टिंग में डिबुक था, लेकिन जब माही उस वॉल से नीचे गिरने वाली थी तभी वो डिबुक माही के शरीर को छोड़कर इस सैम के शरीर को पजेस कर लेता है और तभी से ये माही के अंदर नहीं बल्कि सैम के अंदर है। और उस दिन जब हिब्रू भाषा में मार्कस ने माही से पूछा था कि तुम कौन हो, तो जवाब माही ने नहीं बल्कि सैम ने दिया था कि मैं इब्राहिम इजरा हूँ। और उसी वजह से अब उन्हें सैम का रिचुअल करना था और ये सारी बातें अब माही को भी पता चल चुकी थी और उसी वजह से माही सैम को बचाने के लिए यहीं पर रुक जाती है। माही भी यहाँ पर सैम को बचाने के लिए रुकी हुई थी और उन लोगों ने अब तक माही पजेस है ऐसा सिर्फ और सिर्फ सैम को दिखाने के लिए नाटक किया था, क्योंकि सैम को अगर पता नहीं चलेगा कि इन लोगों को पता ही नहीं कौन पजेस है तो सैम तो कुछ हरकत करेगा ही नहीं। और अगर इन लोगों को पहले से ही पता है ऐसा अगर सैम को वो दिखाते तो सैम तुरंत ही उस एलिमेंट्स को खोलकर इस पूरे आयरलैंड को खत्म कर सकता था। उस वजह से मार्कस को वक्त चाहिए था, जिस वजह से कि वो पूरा रिसर्च कर उस डिबुक को खत्म कर सके। उस वजह से उन्होंने मिलकर माही पजेस है ऐसा सैम को दिखाया। जब मार्कस एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देता है तभी वो सैम की कुछ चीजें उसी बॉक्स में डाल देता है, जिस वजह से कि जब एक्सोर्सिज्म खत्म हो जाएगा तो उसी चीजों के साथ सैम की स्पिरिट भी उसके अंदर उस डिबुक को लेकर बंद हो जाएगी। अब इस बार जब हम सैम को देखते हैं तो उसमें अब इब्राहिम पूरी तरह से आ चुका था। माही उसे पजेस हुई हालत में देखने के बाद तो काफी डर जाती है। अब जब 10 यहूदी मिलकर ये उसका पोजीशन रोक रहे थे उसी वजह से ये इब्राहिम इजरा बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है, जिस वजह से कि वो लोगों को मारने लगता है। लेकिन फिर भी मार्कस नहीं रुकता। उसी वजह से इब्राहिम इजरा अगले ही पल में मार्कस पर हमला करता है, लेकिन मार्कस उसे फिर से वही लॉकेट दिखाकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। उस वजह से सैम नीचे गिर जाता है। माही को ऐसा लगता है कि अब सैम ठीक हो चुका है और उसी वजह से सैम को उठाने उसके पास जाती है, लेकिन अगले ही पल में सैम इब्राहिम इजरा की रूप में आकर उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन इस बार जब इब्राहिम इजरा उसकी पेट की तरफ देखता है तो उसे उसका पहला प्यार नोरा याद आती है और सैम भी अपनी बीवी माही को मार नहीं सकता था और उसी वजह से इब्राहिम इजरा भी कमजोर होने लगता है और इसी वक्त का फायदा उठाकर मार्कस उसे उसी वक्त उसी डिबुक में कैद कर लेता है और सैम बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम माही और सैम को देखते हैं जिन्हें एक बहुत ही क्यूट बेबी होता है और दोनों भी काफी खुश नजर आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।